अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। तो क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर सिस्टम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को ध्यान से नोट करिएगा क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे जाके फर्दर क्लास में आप लोगों के लिए बहुत काम का रहेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम जानेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वो है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसा कि सबको पता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर की अगर बात किया, जैसे मैंने नंबर ले लिया, मान लीजिए -4, -3, -2, -1 या 0 ये है। अब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर भी सो ऑन लिख लीजिएगा ताकि समझ में आता रहे कि हाँ इसके भी आगे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट जो होता है ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर होता है, और फिर इसके बाद बात करें तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हो गया आपका 3 नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहली बात। हाँ, तो रैशनल नंबर जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपकी बुक में भी गिवन होगा कि रैशनल नंबर जो कि a/b या p/q के फॉर्म में होता है तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं भी वही कहूंगा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q का फॉर्म होता है, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो फंक्शन या जो भी चीज है, फंक्शन या जो हम कह लें उसको, जो भी चीज है, मतलब p/q के फॉर्म में या फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन हम कह लें, तो वो अगर हम q को 0 कर दें या डिनोमिनेटर को 0 कर दें, इसका मतलब वो फ्रैक्शन अनडिफाइन हो गया। तो इसलिए हम q को 0 नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब बेसिकली कहें तो जैसा कि बुक में गिवन रहता है वो p/q का फॉर्म, या बहुत से बुक में होगा a/b का फॉर्म। तो ये a/b p/q ये है क्या बेसिकली, मतलब अगर हम बात करें रैशनल नंबर की तो सही भाषा में अगर कहा जाए तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म होता है रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर किसका फॉर्म होता है, यहाँ पे p भी एक इंटीजर होगा, q भी एक इंटीजर होगा, या फिर a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर ही होगा। तो इस हिसाब से हम रैशनल नंबर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं और आपको एक चीज बताते हैं कि कैसे हम इन सबको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहली बात, ये मैंने बना दिया एक सर्कल, और एक ये है और एक बड़ा सा सर्कल, और एक और बड़ा सा सर्कल बना दूं। तो मैंने अभी तक आपको कितनी सारी चीजें बताई रैशनल नंबर तक, तो ये मैंने आपको 4 सर्कल बना दिए। तो अब देखिए जो छोटा वाला सर्कल है ये है आपका नेचुरल नंबर।
ये है आपका नेचुरल नंबर। ये जो इसके बाद वाला सर्कल है, सेकेंड सर्कल, दैट इज होल नंबर। और फिर ये जो थर्ड नंबर है, ये वाला है आपका इंटीजर। और ये जो लास्ट वाला सर्कल है आपका, ये है रैशनल नंबर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी सारी चीजें हैं, इन सब में सबसे छोटा है होल नंबर, जो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद बारी आती है सबसे छोटा है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस पूरे को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। मतलब रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब उसके अंदर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मतलब रैशनल नंबर के अंदर सारी चीजें आ सकती हैं। और वही नेचुरल नंबर में बात करें तो नेचुरल नंबर में सिर्फ केवल नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद होल नंबर किसको किसको कंटेन करता है, होल नंबर नेचुरल नंबर कंटेन कर सकता है, इंटीजर रैशनल नंबर को कंटेन कर सकता है, और रैशनल क्या कर सकता है, इन तीनों को एक साथ कंटेन कर सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जैसे कुछ रैशनल नंबर मैंने बता तो दिया है, अब इनके रैशनल नंबर के जैसे कुछ एग्जांपल दे दिया जाए तो क्या होते हैं। तो चलिए, जैसे अगर a बाई बी का फॉर्म कहा जाए तो सबसे पहली बात, जैसे कि यहाँ पे ये है 2/3, 5/7, ये सब जितने भी और भी कुछ होंगे तो वो सब क्या है, रैशनल नंबर के ही एक एग्जाम्पल होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं कि जैसे एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म, सबसे पहला काम। तो अगर 7/8 को अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिवीजन रूल पढ़ा है तो वही को हम फॉलो करेंगे। 7/8 को अगर मैं डेसिमल में लाना चाहूं तो देखिए मैं क्या करूंगा। सबसे पहले पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 जा 64, और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और 0 लगा सकता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 7 जा 56। फिर मैं यहाँ पे एक और 0, मतलब इसको घटाने के बाद एक और 0 लगा सकता हूँ, 8 5 जा 40। तो देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था 7/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जो कि आपका आंसर आ रहा है दैट इज 0.875। तो देखिए 7/8 को हमने किस में चेंज कर लिया, डेसिमल के फॉर्म में, जो कि दे रहा है 0.875। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो 0.875 है, यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोबारा रिपीटेड है। ठीक है, ये फुल्ली डिविजिबल है। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन आपका फुल्ली डिविजिबल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जो फ्रैक्शन आपका फुल्ली को मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, तो फुल्ली डिविजिबल जो भी फ्रैक्शन अगर होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब माइंड में एक क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा कि क्या सारे नंबर जो भी डेसिमल में आ सकते हैं तो क्या वो सारे ही टर्मिनेटिंग होते हैं? नहीं, सारे टर्मिनेटिंग नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे अगर एक और एग्जांपल लूं मैं, एक और एग्जांपल अगर जैसे मैं लूं यहाँ पर कि 1/3 ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेस 1/3 इन डेसिमल फॉर्म। तो 1/3 को जब मैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करूंगा तो देखिए क्या चीज आता है। सबसे पहली चीज 1/3, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये देखिए 3 3 जा 9, 1, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9। मतलब ये प्रोसेस जो है बार बार 3 3 3 3 आता ही जाएगा
और ये डिविजिबल पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब भी कोई फ्रैक्शन पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो पाता है तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए, जब हमने 1/3 को चेंज किया तो वो आ रहा है 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम इसको 1/3 को 0.3 का बार लिख सकते हैं। तो 0.3 का बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि बार बार रिपीटेड है। ठीक है, केवल 3 ही, यहाँ पे देखिए 3 3 3 3, तो 3 एक ऐसा डिजिट है जो कि यहाँ पे बार बार रिपीटेड था, इस वजह से हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। तो अब हमको यहाँ पे ये भी पता चल गया कि 3 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीटेड है। तो इसका क्या मतलब, ये फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ। तो मतलब जो फुल्ली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या इसका शॉर्ट फॉर्म NTR। तो आई होप कि यहां तक अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इससे थोड़ा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो कि है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8/3, फिर दूसरा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -16/45 और तीसरा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -17/8। तो यहाँ पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन तो निकालना ही है, साथ में ये भी बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला काम, चलते हैं सबसे पहला वाले पे 8/3 को सॉल्व करते हैं। तो 8/3 को जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये है 8, ये रहा 3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये 0, तो 3 6 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 6 18, फिर से फिर 2, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा तो 18। मतलब ये प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब हमने इस 8/3 को चेंज किया तो वो आया 2.6666 ऐसे एंड सो ऑन। तो इस 2.666 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2.6 का बार। मतलब 6 एक ऐसा डिजिट है जो कि बार बार रिपीटेड है। तो जब कोई चीज बार बार रिपीटेड होगी मतलब ये फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ। तो जब फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हो गया, ये चीज क्या है, 8/3 इज, यहाँ पे लिख देता हूँ 8/3 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो दैट इज NTR। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये आपका हो गया 8/3 के लिए। अब देखते हैं 16/45। तो 16/45 के लिए अगर करेंगे सॉल्व तो चलिए देखते हैं 16/45 क्या देता है। चलिए -16/45 है, तो ये रहा 45 और ये रहा 16, छोटा डिजिट है ये, पॉइंट लीजिए, 0 बढ़ाइए। तो जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो 45 2 90 होता है और 45 4 180 होता है, तो मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा। तो 45 इंटू 3, तो 5 3 15, 5 3 15 होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 3 4 12, 135। तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15 नहीं आएगा, 1 मिनट, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 आएगा, सॉरी। तो ये आ गया 25। अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए फिर से छोटा है तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब 45 को और आगे सॉल्व करते हैं तो 45 4 180 होता है, तो मतलब ये और आगे तक जाएगा। तो 45 5 ले लेते हैं, तो 5 5 25 5 2 कैरी, 5 4 20 22, 225। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पे ये 25 आएगा, फिर एक और 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखिए 45 4 ले जाते हैं,
देखते हैं कितना आता है। 45 4 जा 180 होता है, तो मतलब ये और आगे तक जाएगा, तो इसको और आगे ले चलते हैं। तो 45 6 जा ले जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 3 27, ज्यादा चला जाएगा, मतलब 6 की बजाय इसको 5 टाइम्स ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25 की यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी, 5 4 जा 20, ये आ गया 22। तो मतलब अब देखिए यहाँ पे बार बार ये प्रोसीजर, यहाँ पे देखिए 250 आ गया, यहाँ पे 225 आ गया, मतलब ये प्रोसीजर फिर रिपीट होने जा रहा है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 25। तो इसका क्या मतलब है कि आगे आने वाला जो डिजिट है वो 5 बार बार रिपीटेड होगा। तो मतलब हमने जब -16/45 को डिवाइड किया, तो वो डिवाइड होने के बाद आता है 0.3555 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये 0.35 के ऊपर, केवल 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो मतलब -16/45 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, दैट इज NTR। अब बारी आती है 17/8 की। तो चलिए 17/8 को भी देख लेते हैं कि 17/8 क्या आता है। चलिए 17/8 -17/8 है, तो इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 और यहाँ पर 8। तो ये हो गया 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके बाद पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ पे 2। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे एक 0 लगाइए, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, ये 4, और फिर उसके बाद एक और 0, 8 5 जा 40। तो देखिए ये फुल्ली डिविजिबल हो गया। और -17/8 को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो आता है 2.125। तो ये जो 2.125 है ये फुल्ली डिविजिबल है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये टर्मिनेटिंग कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है। तो अब मैं आगे बताता हूं आप लोगों को एक और प्रोसीजर। जैसा कि अभी तक तो हम लोग इसको डिविजिबल करके फाइंड आउट करते थे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि क्या है। अब एक और प्रोसीजर है जो कि बताना है बिना कैलकुलेट किए, केवल हम डिनोमिनेटर को देख करके हम जान सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं कि बिना कैलकुलेट किए डिवीजन को, बिना मतलब जो अभी तक किए थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता था, तो बिना कैलकुलेट किए उतना लंबा प्रोसीजर हम कैसे बताएं कि कोई भी फ्रैक्शन वो टर्मिनेटिंग हो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को क्या ध्यान देना है। सबसे पहले ये देखिए, ये P/Q ये आपका एक फ्रैक्शन होता है जहां पे Q डिनोमिनेटर होता है। तो Q का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो डिनोमिनेटर आपको मिलेगा उसका आपका फैक्टर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसका फैक्टर करिए और उसके फैक्टर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर जो भी ये फैक्टर जो Q का फैक्टर होगा, जब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में बन गया तब वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं एक, जैसे क्या है एग्जाम्पल में, हाँ जैसे एग्जाम्पल ये ले लिया 37/250। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि 37/250 को बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले 250 का हम फैक्टर निकालेंगे। चलिए 250 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसको फैक्टर करेंगे, ये 125 आ जाएगा। फिर इसको 5 के फैक्टर में लाएंगे, 5 2 जा 10, 12 में से 2 गया, यहाँ पे 12 में से 10 गया 2 आ जाएगा, 5 बचे 25, 5 5 5 ये 5। तो देखिए
ये 250 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म बन गया कि नहीं, जहां पे m आपका ये 1 है और n की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखिए 37/250 जो है वो, ये इसका जो 250 है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म बना दिया। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो फ्रैक्शन है 37/250 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे ये 17/256। तो देखिए 17/256 क्या होगा। सबसे पहली बात, जैसा कहा था कि डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए, तो 256 का फैक्टर करना होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32, 2 16, 2 8 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 2 2। देखिए कितनी बार यहाँ पे 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 2 की पावर 8, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ तो 2 की पावर 8 आ गया, 5 का तो आया ही नहीं, 5 की पावर में तो कोई टर्म आया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हो, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया? नहीं, ये अभी भी टर्मिनेटिंग बन सकता है। कैसे? देखिए 2 की पावर 8 आ तो गया है, साथ में हमको 5 की पावर n चाहिए था, यहाँ पे कोई भी 5 का फैक्टर नहीं आया है, तो हम इसका 5 का फैक्टर बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दें, तो अगर हमें याद हो कि कोई भी डिजिट हो जिसकी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 की पावर 8 पहले लिखा था, तो ये इंटू 1 रहा होगा। तो इस 1 की जगह पे हमने 5 की पावर 0 लिख दी। तो 5 की पावर 0 लिखने से क्या बन गया, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म। तो जब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म बन गया, तो इस वजह से ये क्या बन गया, ये 17/256 आपका ये बन गया टर्मिनेटिंग। क्या बन गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अगर ले लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। जैसे ले लिया यही 17/15 को ही। तो अगर 17/15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात देखिए क्या होगी, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 का तो फैक्टर आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टर आया, ये 5, ये 1। ठीक है, तो मतलब 15 का फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 आ रहा है, लेकिन हमने कहा था कि फैक्टर केवल 2 और 5 के फॉर्म का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे 2 की पावर 0 बना भी देंगे तब भी हमारे यूज में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ गया है, तो 3 का फैक्टर नहीं होना चाहिए था, जबकि 2 और 5 का केवल चाहिए। तो जब यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ पे 3 और 5 का फैक्टर बन रहा है, इस वजह से ये 7/15 क्या कहलाया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आप लोग चाहे इसको अपने जो पुराना मेथड था कैलकुलेट करके डिवीजन से भी कर सकते हो, तो कि वो भी देखेंगे तो ये भी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ही आएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम इन सारे क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम में करते हैं। तो अब आगे चल के मैं कुछ और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, और क्लास 9 में जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में लाया हूँ और फिर बाद में इसका एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ कि कैसे और क्वेश्चन हमको करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कि जैसे अभी हम लोगों ने किया था कि हमें p/q का फॉर्म दिया रहता था, हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब हमें जब डेसिमल फॉर्म दे देगा तो हम उसको p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो देखिए
यहाँ पे गिवन है सबसे पहले कि एक्सप्रेस 0.3 का बार इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब 0.3 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है और कह रहा है कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो गिवन है उसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.3 का बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कुछ ऐसा रहा होगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान देना है कि जो पॉइंट के इधर रहेगा इसको हम इधर लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो इधर का 3 है, जो भी जिसके ऊपर भी बार लगाए उसको हम पॉइंट के इधर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम उसको लेफ्ट से राइट लाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट से राइट, मतलब जो भी हो आप लोगों का लेफ्ट राइट देखिएगा। यहाँ से 3 को इधर पॉइंट की तरफ ले आने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम इसको कैसे ले आए, इस पॉइंट 3 को हम इधर कैसे ले आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमको 10 का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा बोथ द साइड्स। यहाँ पे बोथ द साइड्स भी लिख लीजिएगा, बोथ द साइड्स हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए x इंटू 10 करूंगा तो 10x बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए x इंटू 10, तो ये बन गया 10x बराबर 0.333, मतलब 0.3 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि कहा है कि 0.3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। तो जब हम x की वैल्यू पता कर लेंगे तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी रहेगी। तो अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से घटाना है, तो मतलब यहां पे आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए वैल्यू क्या है 3.333 एंड सो ऑन माइनस ऑफ 0.333 एंड सो ऑन। तो देखिए अब इसके बाद क्या बनता है, 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू, ये 0.333 इधर है, ये 0.33 इधर है, ये पूरा कट गया। तो ये कितना बच गया इधर, केवल 3। तो जैसे ही इधर 3 बचा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/9। तो मतलब ये 3 1 3, 3 3 9। तो मतलब p बाई क्यू का फॉर्म कितना आ गया इसका, 0.3 का p बाई क्यू फॉर्म आया 1/3। मतलब हम 0.3 का बार को क्या लिख सकते हैं 1/3। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा था, कुछ और दे देते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है 0.235 बार केवल 3.5 पे लगा है। ओके, बार जो है केवल 3.5 पे लगा है। तो क्वेश्चन है आपका 0.235। तो देखिए यहाँ पे x आपको गिवन है 0.23, केवल 3.5 के ऊपर केवल बार है। तो इसका क्या मतलब है कि 3.5 बार बार रिपीटेड रहा होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 0.235 3.5 3.5 एंड सो ऑन। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो ये रिपीटिंग डिजिट होता है उसको हम पॉइंट के इधर लाते हैं, लेकिन इसके पहले भी 2 है। तो पहले इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा, फिर इस 3.5 को एक साथ इधर भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए सबसे पहला काम ये आपका, चाहे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इस 2 को इधर भेजना है। तो मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे ही हमने 10 का मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड, तो 10x हो गया और यहाँ पे आ गया 2.35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। अब इस 3.5 को, पूरा 3.5 को इधर लाना है, क्योंकि 3.5 के ऊपर ही बार था और ये 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट को इधर लाने के लिए हमें 100 से इस पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाइंग
बाई 100 बोथ द साइड। तो बोथ द साइड हमें 100 का जब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो यहां पे देखिए 10 इंटू 100 कितना बन जाएगा 1000 x बराबर इस पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 235.35 एंड सो ऑन, मतलब 35 बार बार रिपीटेड ही आएगा। तो इसको जो हमने फर्स्ट माना था इसको फर्स्ट ना मान करके फर्स्ट इस वाली इक्वेशन को मान लीजिए और इस वाली को सेकंड मान लीजिए। तो अब हमें करना क्या है कि हमें फिर से इनको घटाना पड़ेगा। चलिए जैसा कि अभी तक किया था सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। चलिए 1000x माइनस 10x यहां पे लिख दे रहे हैं 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू यहां पे ये 235.35 सो ऑन, ये बीच में माइनस लगा दिया मैंने। अब ये मुझे घटाना है, यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं 2.35 एंड सो ऑन। नीचे स्पेस नहीं बचा है तो मैं ऊपर का 2 स्टेप हटा रहा हूं, अब 3 स्टेप, सॉरी 2 ही है, एक मल्टीप्लाई वाला था। तो चलिए देखते हैं 1000 माइनस 10 तो ये हो गया 990x बराबर 235। ये देखिए पॉइंट के इधर वाला टर्म तो पूरा कट गया, ये वाला और ये वाला टर्म तो पूरा कट ही गया। 235 माइनस 2 मतलब यहां पे आएगा 233। तो जैसे ये 233 आया तो x अपॉन 233 अपॉन 990। देखिए ये आ गया आपका p बाय क्यू का फॉर्म। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए ऐसे हम इसको भी कैसे करते हैं, ये कुछ इस तरह से किया जाता है। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम का पूरा एक मतलब चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम क्लास 9 का बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कराऊंगा, जो भी होंगे तो उनको कर लेंगे हम लोग। लेकिन पहले इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।